ओके, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, मैं आपको मैं नीलम चौधरी और आपको पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करवाती हूँ। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल है। तो भारत के भूगोल में हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था हिमालय, और अपना हिमालय कंप्लीट हो गया था है। तो थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, बेसिक्स है। तो भारत का भू आकृति का विभाजन मैंने आपको समझाया था, पूरे टॉपिक का ये समझाया था, अर्थ क्या होता है इस टॉपिक का, इसके मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो सारे आपको मैंने समझाए थे। और हमने पढ़ लिया था भूगर्भिक संरचना पढ़ ली थी पिछले टॉपिक में। पिछली क्लास के अंदर हमने भूगर्भिक संरचना पढ़ ली थी और कंप्लीट। आपको हमको पढ़ना था मैदानी भाग, तो आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे मैदानी भाग है। लेकिन क्या जितना मैं आपको बताई थी पिछली क्लास के अंदर, मैंने बताया था कि भू आकृतिक विभाजन के अंदर हिमालय, मैदानी भाग, थोड़ा सा मोटा मोटा रिवीजन करा दूं ताकि आपको रिकॉल हो जाएगी वापस। मैदानी भाग, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, ये 5 चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली क्लास के अंदर कि भारत का जो भूगर्भिक संरचना है वो दो तरीके से बटी हुई है। जो दो अपने साइंटिस्ट थे, हैरी हेस और कोबर ने दो तरीके से बांटा है, मतलब कि एक महाद्वीपीय तरीके से और एक टिक्टोनिक प्लेट्स हैं। दो हिसाब से अपनी जो बात की भूगर्भिक संरचना है वो बनी है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद में हम आए थे भारत की जो ऊपर की संरचना है, भारत की मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो ऊपरी संरचना भारत की कैसी है। तो उसके अंदर हमने पढ़ लिया था हिमालय को दो तरीके से बांट सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तरीका और क्षैतिज तरीका। और उस जो अपनी भारत की ऊपरी संरचना है उसको हम 5 तरीके से बांटा है। 5 तरीके का मतलब हिमालय, मैदानी प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत, मरुस्थल और तटीय प्रदेश है। इन 5 भागों में बांटा है, जिनमें से हिमालय कंप्लीट हो गया था। हिमालय को 2 तरीकों से बांटा हुआ, ऊर्ध्वाधर तरीका और क्षैतिज तरीका, और फिर उनके भी 4-4 पार्ट, ऊर्ध्वाधर तरीके को 4 पार्ट में बांटा हुआ और क्षैतिज तरीके को 4 पार्ट में बांटा गया। और फिर उनको डिस्क्राइब करके मैंने आपको समझाया था कि कौन सा कहाँ-कहाँ पे कौन सी चोटियां हैं, पठार हैं और हिमनद हैं और दर्रे हैं। ये चीजें कल हिमालय में जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर उसमें कंप्लीट हो गया था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैदानी भाग है। तो जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहले मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी, मैपिंग के थ्रू भी समझाऊंगी और अपनी जो सिंपल लैंग्वेज है, अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसके अंदर भी समझाऊंगी। और फिर थ्योरी की जो है, जो जैसा कि कंटेंट अपने वो अपन को एग्जाम में लिख के आना है, जो कंटेंट है, जो भाषा हमें एग्जाम में यूज करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ अपनी आम भाषा जो होती है, जो हम आपस में बोलचाल में यूज करते हैं उस भाषा के अंदर, लेकिन वो भाषा आप एग्जाम में नहीं कर सकते यूज। उसके लिए आपको वो लैंग्वेज पढ़नी होगी जो हम एग्जाम में लिखनी है, किताबी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। और यूपीएससी के अंदर तो ऐसा है, यूपीएससी क्या, अब तो पीसीएस जो एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस के जो एग्जाम्स है वो भी यूपीएससी की ही तर्ज पर हो रहे हैं, उन्हीं के नक्शे, यूपीएससी के ही नक्शे कदमों पे पीसीएस चल रही है। तो अगर हम थोड़ा एडवांस होकर अपनी तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडवांस की भी तारीख आज नहीं तो कल काम आ जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे रह के तैयारी करेंगे, आगे होकर नहीं करेंगे, तो अगर पेपर एडवांस आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी है। इसलिए हम कोई बात नहीं, थोड़ा एडवांस होकर कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे है। सिलेबस में जो है वही पढ़ेंगे, उसके बाहर कुछ पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर सिलेबस में थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमने कम पढ़ लिया और आ गया ज्यादा तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए जो किताब की लैंग्वेज में है वो भी मैं आप, क्योंकि जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो इंग्लिश समझ में आती है, वो क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के पेपर में समझ लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो गांव में पढ़े या सरकारी स्कूल में पढ़े, उनको इंग्लिश के वर्ड्स यूज समझ में नहीं आते, वो हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी भी जो ट्रांसलेट होती है, खास करके यूपीएससी की, जब मैंने पेपर दिया था तो मतलब इतनी हार्ड वाली होती थी ना कि हिंदी के सब समझ में भी नहीं आते थे कि इसका अर्थ क्या होगा। फिर ऐसा लगता था इसे बेटर तो इंग्लिश समझ में आ रही है, वो होगी उसी के अंदर समझ ले। तो इसलिए मैं थोड़ा किताब की लैंग्वेज पढ़ाती हूँ कि आपको शब्दों के जो अर्थ हैं वो समझ में आ जाए वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अगर यहाँ से आ जाते हैं। क्योंकि पेपर जो बनेगा ना, वो ना तो आपसे पूछ के बनता है ना मुझसे पूछ के बनता है।
हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम 100% दे के तैयारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। पेपर बनाना यूपीएससी और पीसीएस वालों के हाथ में होता है और पेपर चेक करना भी उन्हीं के हाथ में होता है। वो उसमें अपना कोई सीन नहीं होता। अपन सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। अपनी जितना मैक्सिमम हो सकता है हार्ड तरीके से तैयारी करें ताकि पेपर आसान लगे और जितनी आसान तैयारी करोगे पेपर उतना ही हार्ड लगेगा। इसलिए मैं आपको तीनों तरीके से पढ़ाती हूँ। आपको बुक की लैंग्वेज यहीं पे पढ़ाती हूँ ताकि आपको वहाँ की लैंग्वेज आ जाए और कुछ छूटे ना आपका। आपके सिलेबस कुछ नहीं छूटे कि कहीं से भी पेपर आ जाए ना तो आप करो। चाहे कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो लेकिन कान आपके अच्छे से पकड़ में आना चाहिए। पेपर आप अच्छे से करके आओ। बस मेरा यही टारगेट है कि आप पेपर अच्छे से करके आओ, सारा करके आओ और वो भी बिल्कुल शांत, कूल और काल्म माइंड से करके आओ। खुश होके करके आओ, प्रेशर में नहीं जाओ कि हमने जो पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं, हैं? तो हम शुरू करेंगे मैदानी भाग से। हाँ, दूसरा भाग है मैदानी भाग भारत का। अब भारत के मैदानी भाग को भी हम 2 भागों में बाँटते हैं। 2 भागों में मतलब है कि एक तो हम इस तरीके से क्या कहते हैं, अब मैं आपको मैप दागे मैप 1 मिनट। हुँ, ये मैप दिख रहा होगा आपको? ये मैप दिख रहा होगा आपको। तो मैदानी भाग कौन-सा होता है? मैदानी भाग ये इधर वाला है, ये वाला। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई है। जब यूरेशिया तो भारतीय जो प्लेट है उसका घनत्व ज़्यादा है और यूरेशियन प्लेट का घनत्व कम था। तो जो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा ना वो नीचे जाएगी और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर आएगी। तो हुआ क्या कि जैसे ये भारतीय प्लेट है मान लो और ये है यूरेशियन प्लेट। तो ये इसके नीचे ऐसे धसी है और ये ऊपर आई यूरेशियन प्लेट। तो ये जो बीच में गड्ढा पड़ा ना ये वाला गड्ढा, ये बना मैदानी भाग। है। अब मैदानी भाग अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा गड्ढा तो है ही नहीं जितना कि पड़ना चाहिए था, हैं? तो उतना तो है ही नहीं तो गड्ढा उतना ही था। लेकिन अब जो नदियाँ वहाँ से बह रही हैं ना, ऊपर से हिमालय से नदियाँ निकल के आ रही हैं, उनके साथ जो अवसाद आ रहा है, उस अवसाद की वजह से ये जो बीच यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये गड्ढे वाला, ये प्लेन हो चुका है, हैं? बाकी है यही, हैं? अब हम इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ से मैदानी इसमें यहाँ से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं? इधर से निकलती है सतलुज नदी, हैं? और ऊपर से निकलती है सिंध नदी। उसके बाद गंगा नदी, हैं? गंगा नदी की जो उसके साथ की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो हैं और ब्रह्मपुत्र नदी, हैं? तो ये इन नदियों से ये मैदान उपजाऊ बना है और ये मैदान इन्हीं नदियों से बना है। ये जो अवसाद लेके आती हैं, यहाँ डिपॉज़िट करती हैं, उससे ये बना है। हैं? तो मैदान कितने प्रकार का होता है? मैदान भी 2 प्रकार का होता है। मतलब एक तो वो है जो इन नदियों से बना है, इधर सिंधु नदी से बना है और इधर इधर ब्रह्मपुत्र से बना है, उधर गंगा से बना है। तो इनको हम नदियों के नाम से ही जाना जाता है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा नदी का मैदान और सिंधु नदी का मैदान। और एक बना है, ये एक टाइप हो गया। नदियों के नाम से जो जाने जाते हैं मैदान वो एक टाइप हो गया मैदानों के। दूसरा टाइप कौन-सा है जिसको हम ऐसे बाँटते हैं, इधर ये भंग भांबर का मैदान, फिर तराई का मैदान, फिर भांगर का मैदान, फिर खादर का मैदान। है तो दूसरा तरीका ये है और पहला तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया नदियों के मैदान, जहाँ-जहाँ से नदियाँ बहती और नदियों की वजह से जो मैदान बने हैं, उनको हम नदियों के मैदान बोलते हैं। हाँ, तो वो 3 प्रकार के हैं। अ, ब सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान और बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो तो हैं ही। हैं? तो हम इनको इस आधार पे बाँट सकते हैं। अब 1 मिनट, हाँ, इधर समझा देती हूँ आपको मैं। ये जो इधर ऊपर से आई नदियाँ हिमालय से, हैं?
और ये इधर बना भांगर का मैदान, ये जो मैंने आपको इधर दर्शाया है, क्योंकि ये थोड़ी छोटा मैप है। तो ये इधर ये बना इधर भांबर, फिर ये इधर बना तराई, फिर इधर और इधर है, ये बना खादर, और ये बना भांगर। ये 4 मैदान बन गए। अब ये जो भांबर का मैदान है ना, जो मैंने आपको मैप के अंदर बताया है, नदियों से नदियां ऊपर से हिमालय से निकल के आती हैं, तो वो जो वहां से लेके आती है मोटे पत्थर है, जैसे सबसे छोटा हिमालय है शिवालिक हिमालय, तो बाकी जो लघु हिमालय महान हिमालय वो शिवालिक से बड़े हैं, तो जो शिवालिक हिमालय है उसके वहां से नदियां निकल के आएंगी, और आएंगी तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आएंगी। तो वो बड़े पत्थर क्या है, यहाँ पर डिपोजिट हो जाते हैं भांबर के मैदान के अंदर, है। तो यहाँ डिपोजिट होने की वजह से जो नदियां हैं वो दिखती नहीं है, क्योंकि वो पत्थरों के अंदर चली जाती हैं जमीन के अंदर, वहां से निकल बहती हैं, तो ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो नजर आते हैं भांगर के मैदान में। ये कितना है, ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 8 से लेके 16 किलोमीटर तक है। और ये जो उसके बाद में आता है तराई का मैदान, तराई के मैदान में जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं भांगर के मैदान के अंदर, ये जो तराई का मैदान है ये 15 से 30 किलोमीटर के अंदर है। तो जो भांबर के अंदर जो नदियां ऊपर पत्थर दिखते हैं बड़े बड़े, और नीचे पत्थरों के नीचे से पानी जाता है, तो पानी दिखता नहीं है, वो नदियां दिखती नहीं है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ छोटा अवसाद जो है वो यहाँ के भांबर के मैदान की तुलना में कम है। तो यहाँ जो नदियां नहीं दिखती भांबर के मैदान में, तराई के मैदान में दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहां जो अवसाद है वो छोटा है, तो यहाँ दिखती हैं और यहाँ से बहती हुई जाती है तराई की। उसके बाद में वो आती है भांगर का मैदान और खादर के मैदान में। तो जो भांगर भांगर का मैदान है और खादर का मैदान है, ये खादर खादर का मैदान है, ये है अवस यहाँ के मिट्टी के उपजाऊ अवसाद हैं, मतलब कि ये जो भांगर का मैदान है, यहाँ के नदियां मिल जाती है अरब सागर के अंदर, जो तो यहाँ पर है जो ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मिलेगी आपको भांगर के मैदान में, और ये अब चेंज होती रहती है। मतलब चेंज होने का मतलब ये है कि बदलती रहती है, जैसे कि यहाँ समुद्र की लहरें यहाँ से आएंगी तो नया अवसाद यहाँ छोड़ के जाती, पुराना लेके जाती, फिर आएंगी नया अवसाद लेके जाएंगी, पुराना छोड़ के जाएंगी, और वो होता है उपजाऊ है। तो यहाँ नया मिलते नई जो वो है दोमट मिट्टी है वो यहाँ नहीं मिलती है, यहाँ पुरानी मिलती है खादर के मैदान में जो है। तो ये है मैदानों का एक पार्ट है। उसके बाद में है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा है, नदियों वाला है। नदियों वाला दूसरा पार्ट है जो मैं आपको भी समझाती हूँ। यहाँ पर थे हम। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया एक भाग। नदियों द्वारा मैदान का विभाजन। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो नदियां हैं ये सदाबहार नदियां हैं, क्योंकि हिमालय के पानी से हमेशा बहती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंड करती हैं, आदि आदि सदाबहार है और आदि बारिश पे डिपेंड करती है। तो ये जो नदियां हैं ये सदाबहार नदियां हैं। और मैदान का मतलब सिंधु सिंधु नदी जहां जहां से बहती है और अवसाद लाके इकट्ठे करती है, जहां की भूमि को उपजाऊ बनाती है, उसे सिंधु नदी का मैदान करते हैं। और जहां से गंगा बहती है और अपने अवसाद इकट्ठे करके वहां लाती है, और जिस जिस मैदान को ये उपजाऊ करती है, जहां जहां से बह के जाती है, कौन कौन से स्टेट से, उसे हम गंगा नदी का मैदान करते हैं। और सेम ब्रह्मपुत्र नदी जहां जहां से बहती है और जिस जिस मैदान को या जिन जिन राज्यों को उपजाऊ करती है, अपने अवसाद लाके इकट्ठे वहां करती है, अवसाद छोड़ के जाती है, उनको हम ब्रह्मपुत्र नदी का सॉरी हम मैदान कहते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया तराई का जो मैदान था। मैदान के बाद में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत है। तो इससे पहले मैं आपको थ्योरी बता दूं मैदान की है। अब मैंने आपको समझा दिया, मैपिंग दिखा दी और वर्बली समझा दिया, अब बचा है थ्योरी दिखाना है। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे थ्योरी। ये देखिए,
उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण एवं दक्षिण पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग है। ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। जलोढ़ निक्षेप देखो, यही मैं बता रही थी आपको, इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपथ में स्थित बहुत बड़े द्रोणी क्षेत्र में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ और इसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदान की पूर्वी पश्चिमी लंबाई 3200 किलोमीटर, पूर्वी और पश्चिमी लंबाई 3200 किलोमीटर है। औसतन चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर है और समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसलिए जनसंख्या का अधिकतर जनसंख्या इन्हीं मैदानों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पानी पर्याप्त है तो कृषि अच्छी होती है, कृषि अच्छी होती है तो जो जनसंख्या है उसके सारे जो उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए वहां इजिली मिल जाती है, इसलिए वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इससे 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इसकी औसतन गहराई 4000 से 6000 मीटर है। पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्वी से दक्षिण की, पश्चिम पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण की पूर्व की ओर। इस समतल भूमि भूभाग में मध्य अरावली पर्वत का आजने का सिंधु नदी की सहायक नदियां, ये नदियों में पढ़ेंगे हम कि हाँ इसकी सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अब हम मैदान पढ़ रहे तो हम सिर्फ मैदान पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी नदियों वाले नदियों में पढ़ लेंगे, पठार वाले पठारों में पढ़ लेंगे। इनके टॉपिक अलग अलग हैं तो हम उन्हीं में पढ़ेंगे इनको। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज्योग्राफी के अंदर क्या है, हर चीज एक ही चीज को 3-4 टॉपिकों में दिया हुआ है घुमा घुमा के, तो चीज वही है। एक ही बार ठीक से समझ लो, फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ये उस टॉपिक में भी पढ़ा था। पठार जो है वो नदियों वालों में भी है, नदियां जो है वो मिट्टी वालों में भी है, और मिट्टी जो है वो वनस्पति वाले टॉपिक में भी मिलेगी है। तो हम उस टॉपिक के अंदर जो चीज है वही पढ़ेंगे ताकि हमारे पढ़ने के लिए चीजें आसान हो जाए। बाकी सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। तो ये दिया हुआ है पंजाब का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज द्वारा निर्मित की गई इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। सिंधु तथा इसकी सभी सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं इस क्षेत्र में। देखो मैं आपको सिंधु नदी का मैदान बता रही थी ना, उसको यहाँ पंजाब का मैदान बोल रखा है। ये सिंधु नदी वाले मैदान के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। भाग दो आब दो शब्दों मिलकर बना है। जो दो आब किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर। दो आब मतलब दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं दो आब। जो हम सिंधु नदी में भी पढ़ेंगे। जब सिंधु नदी की वो जो 5 सहायक नदियां आएंगी ना उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये चीजें। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर से फैला ये मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। ये जो अर्ध शुष्क का ये हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे, जलवायु में भी पढ़ेंगे ये चीज हम। बालू का स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में पहाड़ियां, लूनी नदी प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। इस प्रदेश में सांबर, देगाना, डिडुबाना जैसी प्रसिद्ध खारे पानी की झीलें हैं। ये हम झीलों में भी पढ़ेंगे। बालू का स्तूप ये पढ़ेंगे मरुस्थल प्रदेश। गंगा मैदान व मध्यवर्ती मैदान, देखो मैं आपको बता रही थी ना, गंगा मैदान मध्यवर्ती मैदान। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहा जाता है। जो चीजें मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखाई है सेम वही चीजें यहाँ लिखी हुई है। कौन सी? थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज के अंदर जो आपको एग्जाम में यूज करनी है। मैं सिंपल लैंग्वेज इसलिए यूज करती हूँ ताकि जो मैं आपको अपनी आम भाषा में समझा रही हूँ वो आप उसको किताबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सको और समझ में आ सके चीज। क्योंकि अगर मैं हार्ड लैंग्वेज यूज कर लूँ किताब वाली तो मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं है। कुछ लोगों को समझ में आ जाएगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी। लेकिन जिनको समझ में किताबी लैंग्वेज समझ में आ जाती है और हार्ड लैंग्वेज समझ में आती है ना, उनको आसान लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन जिन्हें आसान किताबी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, हार्ड लैंग्वेज शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आते ना, उनके लिए इजी लैंग्वेज यूज करनी होती है। भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, देखो ये झारखंड, मैंने बोला था जिस जिस स्टेट से गंगा नदी बहती है उन सारे में इसका अवसाद इकट्ठा होता है। इस विस्तृत मैदान की 3 उपभागों में बांटा गया। उत्तरी गंगा का मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान। ऊपरी भाग है जो उत्तर में शिवालिक, पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में प्रादीपीय पठार तथा पूर्व में 100 मीटर की समुद्र रेखा द्वारा समांकित किया जाता है। इस मैदान की 3 प्रमुख लघु इकाइयां हैं: गंगा यमुना दोआब, रोहिल्लाखंड मैदान तथा अवध गंगा मैदान। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, यह मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक 4.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में विंध्यन, रोहतासगढ़, छोटा नागपुर पठार, पश्चिम में 100 मीटर तक की समुच्च रेखा और पूर्व में बिहार, पश्चिम बंगाल सीमा इस क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते हैं।
मध्य गंगा मैदान को 2 उपभागों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ये कहाँ पे आता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, हाँ, जैसे कि ये इधर से अपना हो गया, हाँ, थोड़ा सा रफली समझा देती हूँ, हाँ। तो ये यहाँ से गंगा आई, हाँ, और ये बंगाल है, यहाँ पे इसका मुहाना है, तो ये यहाँ गिरी। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये है उत्तरी गंगा, उत्तरी गंगा का मैदान। और ये वाला जो है ये है निम्न गंगा, निचली नहीं कह सकते आप उसको, निम्न गंगा, निम्न गंगा का मैदान। इसे 2 भागों में बांटा गया, जो कि ये पीछे यहाँ बता रखा है, देखिए। सोन मिथिला, इसकी जो उत्तरी गंगा, उसके घाघरा, दोआब, मिथिला मैदान, कोसी मैदान, ये इसके अंदर आते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी गंगा में। और जो निम्न गंगा, उसमें सोन विभाजन, मगध मैदान और अंग मैदान शामिल है। सोन विभाजक, मगध मैदान और अंग मैदान शामिल है। निम्न गंगा मैदान, इसका विस्तार उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर को पूर्वी सीमा से बांग्लादेश तथा असम की सीमाओं तक 80,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो मैं आपको बता रही थी, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी मैदान गंगा यमुना, गंगा मैदान के पश्चिम विशेषकर असम राज्य से सदिया से लेकर धुबरी तक। सदिया से जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो इंटर भारत के अंदर तिब्बत से निकलती है, तो भारत के अंदर जो इंटर करती है वो करती है सदिया से, और फिर लास्ट में जाके जहां मुहाना है पश्चिम बंगाल में, उस जगह का नाम है धुबरी। तो मैंने आपको बताया नहीं, ये नदियां जहां जहां बहती हैं वहां वहां का पूरा जो मैदान है वो इन्हीं नदियों के नाम से जाना जाता है। धुबरी नदी लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग है। इस भाग का, ये मैंने आपको भी समझाया, ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित मांजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू राधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ नदियों के बार बार रास्ता बदलने के कारण बाढ़ की आवृत्ति अधिक होती है। ये वो स्थान है जहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मुड़ जाती है। इस प्रकार इसके अवसादों में निर्मित मैदान पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट आदि होते हैं। कौन से? गेहूं, चावल, गन्ना और जूट। समझा मैंने आपको दिया, सिंपल लैंग्वेज समझा दिया, मैपिंग के थ्रू भी समझा दिया। ये है कंटेंट है। अब आप अगर चाहो तो बार बार इस वीडियो को सुन के भी आप याद कर सकते हो, और अगर आप ये चाहो कि हमें ये चीज लिखनी है, हमें ये चाहिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये यूट्यूब पे रहेगा ये लेक्चर, आप जितनी बार चाहो उतनी बार सुन सकते हो। ये मैंने इसलिए ये कंटेंट यहाँ डाला है ताकि आपका कुछ छूटे नहीं, मतलब मैं जो पढ़ाऊँ ना वो इतना पूरा कवर कर दूं कि इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए कंटेंट डालने का मकसद ये है। भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को विभाजन, भौतिक आकृति भिन्नता के आधार, भौतिक आकृति की, अगर देखो ये मैंने आपको बताया था, ये आ गया भाबर, तराई, भांगर, खादर है। तो भाबर जो है ये है क्षेत्र शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु से लेकर तिस्ता तक, अवच्छेदित सिंधु से लेकर तिस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के विस्तृत है। ढाल में अचानक कमी आने से नदियां तथा धरातलीय अफवाह व्यापक पैमाने पर कंकड़, बंजरी और गोलाश्म इत्यादि के निक्षेपण करते हैं, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में शिवालिक का उप हिमालयी क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। कंकड़, पत्थरों, बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियां विलीन हो जाती हैं। ये बात मैंने आपको बोली थी ना कि कंकड़ पत्थर इतने बड़े होते हैं कि वहां जो नदियां आती हैं वो दिखती नहीं है, वो पत्थरों के नीचे से निकलती हैं और ऊपर पत्थर नजर आ रही है। ये चीज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाई थी। शुष्क मार्ग शेष रह जाते हैं। भाबर मैदान पश्चिम में चौड़े और पूर्व में सक्रिय है, भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है। तराई के मैदान है। भाबर के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई दलदली पेटी है, जहां नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण। पुनः प्रकट होती का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि भांबर के मैदान में नहीं दिखती वो। वहां तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व की अधिक पाया जाता है। प्रदेश में अत्यधिक नमी तथा
नमी, जल उपलब्धता, संघनन और जैव विविधता पाई जाती है। भई जहाँ अच्छी उपजाऊ मिट्टी होगी और पानी होगा तो वहाँ वनों की संघनता तो पाई जाएगी, कॉमन सेंस की सी बात है। बांगर, बांगर का मैदान, उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। बांगर का मैदान पुरानी जलोढ़ मृदा से पड़ा है, और जो भंबर का मैदान वो नई जलोढ़ मृदा से बना है। हाँ? नदियों के बाढ़ लाने वाले मैदान ऊपर स्थित है, वहां वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करता है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। खद्दर का मैदान, भंबर का नहीं, खद्दर का मैदान है। ये क्षेत्र नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित पुरानी जो जलोढ़ है वो है बंगर के मैदान में, जो नई जलोढ़ है वो है खद्दर के मैदान में। वाली कांप मृदा का रंग गहरा, जिससे अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब यह है खद्दर का मैदान। यह मैदान वह निचला भाग है जहां नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाती हैं और नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करती है। नवीन जलोढ़ के क्षेत्र को निचले मैदान और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई नदियों का जमा कर देता है, खद्दर कहलाता है। यही चीज मैं आपको समझा रही थी। उर्वरकता एवं जल उपलब्धता के कारण ये प्रदेश कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। ये हो गया हमारा मैदानी प्रदेश है। मैंने आपको समझा दिया कि दो टाइप के होते हैं मैदानी प्रदेश, भौगोलिक तरीके से और नदियों के नामों के आधार पर। ये दोनों इजीली मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझा दिया, कंटेंट भी आपको दे दिया, पढ़ के भी याद कर सकते हो और सुन के याद करो तो वैसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका माइंड किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आता है मरुस्थलीय भाग। तो मरुस्थल का भाग को आपको पता है कि अपने राजस्थान के अंदर ज्यादा मरुस्थल का भाग पाया जाता है, और कुछ हिस्सा है गुजरात का भी नीचे जहां मरुस्थल का भाग पाया जाता है। वहां आपको पता है अधिक बारिश कम होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, और मिट्टी जो है वो बालू है वहां की है। तो वहां की जो वनस्पति है वो भी वहां पे झाड़ियां, कैक्टस, कैर, ये सारी पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं। पानी की वहां कमी होती है। अभी तो चलो काफी पहले से परिस्थितियां भी काफी अच्छी हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर वहां से आ गई है। तो इंदिरा गांधी की नहर की वजह से पश्चिमी जो राजस्थान है वहां उपजाऊ हो जाता है। मतलब इतना ऐसा नहीं है कि पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, पहले स्थितियां ज्यादा खराब थी, तो पानी भी मिल जा रहा है और खेती भी कर ले रहे हैं। लेकिन उधर का जो टेथी बना कैसे मरुस्थल है, जो टेथी सागर था उसी के अवसादों से मरुस्थल बना है। तो वो वनस्पति बता दी मैंने आपको, मिट्टी बता दी कि वहां बालू पाई जाती है, उसके बाद वो बता दी गर्मी ज्यादा पड़ती है, हाँ शुष्क प्रदेश है ये बता दिया। और ये है तो क्योंकि अपना भारत के अंदर मरुस्थल जो है वो ज्यादा बड़ा उस हिस्से में आता नहीं है, राजस्थान में है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में ज्यादा है, इधर पूर्वी हिस्से में इतना ज्यादा नहीं है, और थोड़ा सा पड़ता है नीचे गुजरात की साइड में है, तो वो भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो अभी हम ये चीज अभी आपको मैं इसके अंदर थ्योरी के थ्रू बताती हूँ। भारतीय मरुस्थल दक्षिण पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर, पूर्वी किनारे जो दक्षिण पठार है उसके पूर्वी किनारे पर और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटाछटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप के उमंजन से बना है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है। लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले और औसतन 300 किलोमीटर की चौड़ाई वाले इस क्षेत्र का विस्तार लगभग, चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर, इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। उत्तर और पश्चिमी, अरावली जो है ना वो राजस्थान जो अपना थार मरुस्थल है उसके दो पार्टीशन कर देती है। मतलब जो पश्चिमी है ना, अरावली से जो पश्चिमी हिस्सा है वो ज्यादा मरुस्थलीय है, और जो पूर्वी हिस्सा है वो कुछ मरुस्थलीय है, पूरा मरुस्थलीय नहीं है। पूर्वी जो हिस्सा है वो उपजाऊ प्रदेश है और वहां खेती होती है और एक आम जिंदगी जी जाती है, जैसे बाकी सॉरी जैसे बाकी स्टेट्स में जी जाती है, वैसे आराम से लोग वहां रहते हैं, सब कुछ प्रोवाइड होता है। मतलब वनस्पतियां भी होती हैं और बारिश का भी फर्क है। अरावली के पश्चिमी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में बारिश का भी फर्क है। हाँ, तो वो चीज यहाँ बताई गई है। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान का क्या होता है, जो बालू के टीले होते हैं ना वो भी ऐसे ऐसे होते हैं, क्योंकि वो जैसे ये वाले जो परत है, एक मिनट, ऐसे होते हैं,
जैसे ये एक टीला मान लो, है? ऐसे होते हैं टीले। जो बालू के टीले होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये कम, ये ज्यादा, 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 फिर ये ज्यादा है तो फिर इधर से ये कम। परतदार, इसको बोलते हैं परतदार टीले। परिणाम स्वरूप ये शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ पे जो बारिश है, यहाँ वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और शुष्क, अभी मैंने आपको बताया शुष्क और वनस्पति रहित। वनस्पति मैंने आपको बताई कि वहां झाड़ियां होती है, कैक्टस होते हैं, रोइडे होते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ यही वनस्पतियां वहां होती हैं। पर्याप्त जल की कमी होती है तब वर्षा काल से पश्चिम पश्चात से नदियां सरिता विलीन हो जाती है। मतलब अगर बारिश नहीं आई तो वहां बारिश आएगी तो वहां कुछ नदियां हैं, और अगर बारिश नहीं आएगी तो वहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। लूनी नदी 495 किलोमीटर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ये भारत में अंतः स्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली नदी पहाड़ियों से निकलती, ये नदियों में भी पड़ेंगे हम। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होती है, कुछ हुई कच्छ के रण से दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, बूंदी, सूकरी, सरस्वती है। इसकी सहायक नदियां हैं। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। मेसोजोइक काल में मैंने आपको बताया था ना 33 समुद्र के अवसाद हैं, तो 33 समुद्र का हिस्सा था ये। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां समांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने और मरुउद्यान दक्षिणी भाग में के रूप में मिलते हैं। बरखान, बरखान टीलों को ही बोला जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक है। ये मैंने आपको अभी टीले बना के बताए थे। लेकिन लंबवत टीले भारत में, बाकी इमोशनली चीजें हैं, जो मेजर मेजर चीजें हैं वो मैंने आपको समझा दी मरुस्थल के बारे में। यहाँ खारे पानी की भी झीलें पाई जाती हैं 3-4। सिंधु और ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण से ओर से ढाल वाला दक्षिणी भाग, जैसे पचपदरा और सांबर झील, ये खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं यहाँ पे। तटीय मैदान अभी हम पढ़ेंगे। तटीय मैदान तो लास्ट में पढ़ना, उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, हिमालय हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद में हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहले जो चीज है उसको पहले पढ़ेंगे, बाद वाली चीज को बाद में पढ़ेंगे, ताकि समझ में आए, लंबे टाइम तक याद रहे। हाँ, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को पढ़ो तो वो क्लिक करती है, क्योंकि माइंड मैप बन जाता है कि ऊपर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। और अगर आपने चीजें मिक्सअप कर दी ना तो फिर वो माइंड मैप नहीं बन पाता है, चीजें भूल जाता है इंसान। हाँ, तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में जाते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, तो उसको आप समझ लेना। और जो चीजें, ये जो आपको कंटेंट दे रही हूँ, ये कंटेंट इसलिए दे रही हूँ कि आपकी कुछ चीज छूटे नहीं, इसको समझ में आ जाए इसकी किताबी लैंग्वेज के अंदर, इसलिए दे रही हूँ। प्रायद्वीपीय भारत से आप क्या समझते हो, क्या है प्रायद्वीपीय भारत? प्रायद्वीपीय भारत जो है वो नीचे वाला हिस्सा है भारत का, जो गोंडवाना लैंड से बना है। मैंने आपको भूगर्भिक स्थिति में बताया था ना, ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड से बना है। और जो भारत का दक्षिणी भाग है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और इसका मैपिंग क्या होगी, इधर से अरावली जो है वहां से, और इधर शिलोंग की जो पहाड़ियां हैं बीच में, ये यहाँ से इधर तक है, जो आपको ओपन में दिखता है। ये वाला जो हिस्सा है इधर इधर वाला, ये इधर फिर तटीय प्रदेश है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब ये जो इधर है, इधर रफली बना रही हूँ मैं, ये जो इधर शिलोंग की पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां,
यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। तो अपन इसको इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से। हाँ, तो ये यहाँ वाला जो ऊपर का हिस्सा ये नहीं है, ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे है। तो इधर अरावली से है, इधर ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाला जो, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में हिमालय में बताया था कि जो अंडमान और निकोबार की पहाड़ियां है ना, वो हिमालय का पार्ट है। तो मैंने उसको आपको, अब आप ये सोचोगे कि हिमालय का पार्ट कैसे हो सकती है, वो तो उससे बहुत दूर है, हिमालय तो ऊपर है, वो तो नीचे। लेकिन जो पत्थर हिमालय की पहाड़ियों में है ना, वही अंडमान निकोबार की पहाड़ियों में है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे आके नीचे अराकामा जो पठार है, अराकामा जो पहाड़ है, उसमें क्या कहते हैं, वो पानी के अंदर विलुप्त हो जाता है, म्यांमार का जो है, और फिर वो जाके ऊपर आके निकलता है अंडमान और निकोबार में आके, वो ऊपर चोटी दिखती है जहाँ पे जनता रहती है और बसावट कर रखी है जनता ने। वही सेम स्थिति यहाँ है। ये वाला जो है ये आप बोल रहे हो गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीप का हिस्सा, कैसे प्रायद्वीप भारत का? तो ये वाला जो पत्थर है वो सेम इधर से जो अरावली का हिस्सा है, और इधर ये क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे, और मालवा का पठार, दंडकारण्य पठार, ये जो सारे इधर हैं, राजमहल की पहाड़ियां, वो जो पत्थर है यहाँ पे, सेम पत्थर यहाँ पे है। अब आप ये सोचो तो फिर ये बीच वाला हिस्सा कहाँ चला गया? ये बीच वाला हिस्सा अंदर है, अंदर मतलब जमीन के अंदर है। अगर आप इस पत्थर को इस पत्थर को मिलाओगे तो सेम एक जैसा पत्थर है, और अगर आप इस हिस्से को यहाँ से हटा के और इसकी खुदाई करोगे और इसके नीचे के जो पत्थर हैं, क्योंकि जो पत्थर ऊपर हैं पृथ्वी के ऊपर, वही पत्थर नीचे भी है। तो अगर आप उन पत्थरों के वो क्या कहते हैं, प्लेट की जो टेक्टोनिक प्लेट है, उनके जो उसके अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं, हिलती रहती है ऊपर नीचे, उसकी वजह से वो चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन यह वाले जो ऊपर वाले पत्थर है और इसके पत्थर एक है, और अगर आप यहाँ से खुदाई करोगे, सबको हटा उठू के खुदाई करोगे और अंदर के जो पत्थर है वो निकालोगे और फिर उनको इससे मैच करोगे, गारो खासी जयंतिया से और राजमहल की पहाड़ियों से, इनसे करोगे, या फिर इधर छोटा नागपुर पठार से करोगे ना, तो वो इसी से मैच करेंगे। मतलब जो पत्थर है वो इसी टाइप का है, इस टाइप का है। जैसे कि हिमालय का जो पत्थर है वो अलग है, और ये जो पत्थर है प्रायद्वीपीय भारत का वो अलग है। वो पत्थर, हिमालय का पत्थर इससे मैच नहीं करता प्रायद्वीपीय भारत से, और प्रायद्वीप का भारत का जो पत्थर है वो हिमालय से मैच नहीं करता है। तो वो अलग अलग है। हम ये बोल सकते हैं कि ये अलग अलग पठार है, अलग अलग टाइम की है, अलग अलग टाइम में इनका उद्भव हुआ है। तो ये वाला जो पत्थर है वो सेम है, तो हम इससे यही कहेंगे ना कि ये क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। तो ये है एक वजह इधर। फिर नीचे आके महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटका का पठार है, और आंध्र प्रदेश का पठार, ये सारे पठार जो इधर हैं, मालदा मालदा बुंदेलखंड का मालवा मालदा, ये जो सारे हैं पठार, वो सारे प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा ही, जो मैं अभी आगे आपको समझाती हूँ। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आए ना, तो मैं यही बोलूंगी, बेटा अगर कोई चीज पहली बार, तो मैं आपको मतलब तीन तीन तरीके से समझा रही हूँ, है कि मैपिंग के थ्रू भी समझा रही हूँ, और सिंपल लैंग्वेज में भी समझा रही हूँ, उसके बाद में कंटेंट के थ्रू भी समझा रही हूँ, है। तो या तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज डालिए, मैं आपको मैसेज में समझा दूंगी कि क्या चीज क्या है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको कहाँ आपकी दिमाग की सुई अटकी कि हमें ये चीज समझ नहीं आई। मैं आपको फिर उसको या तो क्या कहते हैं, मैसेज में ही जवाब दे दूंगी। अगर मैसेज में नहीं दूंगी तो वीडियो बना के यहाँ से अपलोड कर दूंगी इसी चैनल के ऊपर, देख लेना आराम से। हाँ, क्योंकि छोटा क्वेश्चन होगा तो रील बना के अपलोड कर दूंगी, है, और बड़ा होगा तो पूरा वीडियो लेके आ जाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपके जो दिमाग में डाउट है वो सारे क्लियर होंगे, आप निश्चिंत होकर पढ़िए। बस दिमाग को प्रेशर में नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, शांत कूल और काल्म होके फोकस कीजिए बस एक ही जगह कि हाँ हमारा ये टारगेट है, हमें जब तक ये नहीं मिल जाता हम यहीं पे फोकस्ड रहेंगे बस। बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे, जो कुछ भी करना है वो सारा पूरी जिंदगी पड़ी है करने के लिए, बाद में आराम से सुकून से करते रहना जो कुछ करना है वो, और बाद में और ज्यादा अच्छा होगा। जब आप पढ़ लिख के सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद में आप कुछ भी करोगे ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। किसी के मना करने की हिम्मत नहीं होगी, कोई रुकावटें नहीं आएंगी, बाधाएं नहीं आएंगी। अभी तो 1000 बाधाएं आएंगी कुछ भी काम करते हो तो, है। घर वाले ही मना कर देते हैं सबसे पहले तो इसलिए पहले फोकस ये रखो, ताकि घर वाले भी खुश हों कि हम जो पैसे लगा रहे हैं, हम, हाँ, हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। तो मेरे ये सारे बात बोलने का सारांश सिर्फ इतना ही है कि आपकी अगर सुई कहीं पे भी अटकती है तो आप मुझे मैसेज कर दें। मैं या तो अगर लंबा वीडियो होगा तो लंबा वीडियो अपलोड कर दूंगी बना के, छोटा वीडियो होगा तो छोटा वीडियो अपलोड कर दूंगी, या फिर मैसेज में जवाब, मैसेज के हिसाब से अगर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो मैसेज के थ्रू जवाब दे दूं तो मैसेज के थ्रू दे दूंगी। लेकिन आपको हर तरीके से बात समझाया जाएगा, हर तरीके से आपको ये बताया जाए, पढ़ाई के अंदर या भारत की ज्योग्राफी में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर तरीके से आपको समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, आपके दिमाग में डाली जाएगी कि बेटा इसको दिमाग में डालो। ये है। तो नेक्स्ट
हाँ, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इस श्रेणी का निर्माण 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन में हुआ। यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये प्राचीन है, जबकि हिमालय नवलित है, और अरावली भी प्राचीन ही है। अरावली के पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियां निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियां जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, वर्षा पर निर्भर होती हैं। इनका प्रवाह बहुत कम समय के लिए होता है, और ये धरातल पर भी लुप्त हो जाती है। अल्पकालिक नदियां हैं, ये हम नदियों में भी पढ़ेंगे। मैंने आपको ये बात बोली ना, सारी चीजें इसीलिए ज्यादा मोटा हो जाता है। अगर सही बताओ ना, तो जो नोट्स इतने मोटे होते हैं ना भारत के भूगोल का, तो मैं आपको बता रही हूँ, भारत का जो भूगोल है इतना मोटा इसलिए होता है क्योंकि एक ही चीज को मैं बोलूँ ना 4 टॉपिकों में दे रखा है। अब ये हम नदियों में भी पढ़ेंगे, तो मैं इसको आपको इस टॉपिक में क्या समझाऊं, मुझे पता है ये चीज आपको मुझे नदियों में पता नहीं है। तो लेकिन अब वही है ना, मैं भी चाहती हूँ कि चलो ठीक है, कम से कम आप एक चीज को 4 टॉपिक में पढ़ोगे, किसी टॉपिक में तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएगी वो चीज, फिर वो क्लिक कर जाएगी, हाँ वहां पे पढ़ी है। विंध्याचल श्रेणी, हाँ विंध्याचल श्रेणी भी इसका ही पार्ट है। विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा जो है वो भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। अब विंध्याचल श्रेणी का क्या है, चलो मैपिंग करके बताती हूँ। विंध्याचल श्रेणी किधर की साइड है, इधर। ये है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा, और इसके एक तरफ से बहती है नर्मदा, एक तरफ से बहती है ताप्ती। क्योंकि मैपिंग के थ्रू जल्दी याद होती है, इसलिए मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता रही हूँ। तो विंध्याचल ये श्रेणी नर्मदा और सोन भ्रंश के मध्य में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। अत्यधिक पुरानी एवं घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मतलब प्रायद्वीप तो सारा ही पुराना है। हिमालय जो है, प्रायद्वीप के अंदर जितने भी पठार, नदियां, पहाड़ जो भी आ रहे हैं ना, नदियां नहीं, हाँ, तो वो सारी पुरानी ही है ये, है क्योंकि गोंडवाना का हिस्सा है और प्री कैम्ब्रियन का पार्ट है। और वो जो हिमालय मैंने आपको पढ़ाया वो नवलित है। तो ये मालदा पठार के उत्तर झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसकी औसतन ऊंचाई 450 से लेकर 600 मीटर है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है। हाँ, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है हम आगे बताएंगे, ब्लॉक पर्वत मैं समझाऊंगा। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, भूभ्रंश घाटियां हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम से राजपीपलाद की पहाड़ियां, मध्य में महादेव पर्वत तथा पूर्व में मेकाल पर्वत है। कौन सी 3 है, राजपीपलाद, महादेव और मेकाल, याद कर लेना इनको। राजपीपलाद, महादेव और मेकाल की पहाड़ियां, इन 3 भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है, सतपुड़ा को। हाँ, धूपगढ़, सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ जो है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350। धूपगढ़, इन नामों को है ना, या तो एज इट इज याद करो, 2 4 5 बार बोलो। मैं भी यहाँ मेरे लेक्चर में एक जो हार्ड शब्द होते हैं उनको 2 4 5 बार बोलूंगी आपके लिए, ताकि बार बार सुनोगे तो दिमाग में क्लिक होंगे। या फिर ऐसा करो, जो हार्ड नाम लगते हैं ना आपको, उसको आप अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो। तो आप अगर उस पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो वो चीज आपके माइंड में लंबे समय तक याद रहेगी और जल्दी भी याद होगी। तो धूपगढ़ जो हो 1350 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ियों की जो ऊंचाई होगी ना वो मीटर में आएगी, किलोमीटर में मत लिखना, सारा काम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, ब्लॉक पर्वत का मतलब ये है, मैं खड़ी हूं आपके सामने, मेरे जो साइडों वाले पर्वत है ना, अगर वो दोनों नीचे हैं, मैं आपको दिख रही हूँ कैमरे में, हाँ, ये वाले जो दोनों पर्वत हैं ये दोनों नीचे हैं और यही ऊपर है, तो ये ब्लॉक पर्वत है। या फिर ये दोनों ऊंचे हैं और सिर्फ यही हिस्सा नीचे है, मेरा वाला जो हिस्सा है यही नीचे है, तो भी वो होस्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत है। हाँ, ये पर्वत जिसका निर्माण भ्रंशों के बीच स्थल के उत्थान, यानी भ्रंशों के जो बीच का स्थल है उसके ऊपर उठने से होता है, अथवा भ्रंशों के बाहर भूमि के निमंजन द्वारा होता है। मतलब साइडों की जो भूमि है वो नीचे धस जाए, या तो वो अकेला ऊपर उठ जाए है, अगर वो खुद से ऊपर उठ जाता है तो भी साइडों वाले नीचे रह जाएंगे, और अगर वो नीचे वाले दोनों साइड की जमीन है वो अगर नीचे धस गई तो भी ऊपर रह जाएगा। मतलब दोनों दोनों कंडीशंस में वो जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर रह जाता है, तो उसे हम ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत कहते हैं। अर्थात 2 समांतर भ्रंशों के बीच भूखंड के
ऊपर उठ जाने से अथवा दो समांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत को ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत कहते हैं। यही चीज मैंने आपको अभी समझाई है खुद का एग्जाम्पल देकर के। हाँ, इस पर्वत के बीच स्थित निम्न भूमि को गाब्रेन कहते हैं। इसका आकार मेज के समान होता है, जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे तिरु ढाल वाले होते हैं। ऐसी पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन्हें भ्रंशोत्तक पर्वत भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसे होस्ट कहते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर से जल विसर्जित करती है विंध्याचल और सतपुड़ा से। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो है वो अपनी दो नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? दो नदियों में कौन कौन सी आती हैं? नर्मदा और ताप्ती, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भूभाग के नीचे की ओर धंस जाने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। मेकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मेकाल पठार जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो पुरानी शैलों से निर्मित है। ये ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत देखो फिर नदियों में आ गया ना ये। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और सोन नदी तथा दक्षिण की ओर से महानदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, सोन नदी तथा महानदी। ये तीन नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। नर्मदा और दोनों नदियों ने संकीर्ण कच्छारी मैदान का निर्माण किया है। नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यधिक कटी छटी सोन चंबल दामोदर की दिशा से स्पष्ट। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी की दिशा को स्पष्ट है। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी और बहती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इस भाग में कन्या चौड़ी और छिछली पहाड़ियां हैं, घुमदाकार पहाड़ियां हैं, जिसके दो भाग है, उच्च भूमि और दक्कन भूमि। अब ये जो नदियां दी हुई है ये यहाँ पे भी दी हुई है। ये सेम चीज आप नदियों में भी पढ़ोगे। तो ठीक है, मैं आपको दो जितनी बार आएंगी उतनी बार समझाऊंगी, ताकि हो सकता है अगर बार बार आप एक चीज को पढ़ोगे और बार बार सुनोगे तो दिमाग में क्लिक करके अटकेगी, या फिर रिवीजन होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवीजन होगा चीजें उतनी ही ज्यादा माइंड में रहेंगी। तो उच्च भूमि, इसके दो भाग, जिसके दो प्रमुख भाग उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है इस पे क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है। मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भाग का फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग मतलब मालवा का जो पठार है वो मध्य उच्च भूमि, चाहे तो आप उसको मालवा के पठार में पढ़ लो या फिर मध्य उच्च भूमि में पढ़ लो, मतलब किसी भी तरीके से पढ़ लो। है या तो पठारों में भी आप ये सेम चीज को आप पढ़ोगे, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार। ये आप दक्कन का पठार को दक्कन के पठार में पढ़ोगी, लेकिन ये जो मध्य उच्च भूमि इसको आप मालवा के पठार में ही पढ़ दो, मतलब मालवा पठार पढ़ लो या मध्य उच्च भूमि पढ़ लो, एक ही चीज है। पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्यन श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा, केन जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं और इस प्रकार ये इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाती है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड, बंगेलखंड के नाम से ये पठारों में, मतलब इसी के अंदर जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है वो भी इसी के अंदर है, जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित है, जो छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले की दक्षिणी सीमा तक है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुड़ा और पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। अब छोटा नागपुर के पठार की बहने वाली दामोदर नदी की घाटी के प्रसिद्ध कोयला पट्टी है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि छोटा नागपुर पठार के अंदर जो दामोदर नदी बहती है ना, उसके अंदर क्या है, छोटा प्रसिद्ध कोयला पट्टी है इसके अंदर। इस क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले पाट प्रदेश अभ्रक और बक्साइड के निक्षेप हैं। दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य जो पठार है ये उसका बारे में है क्षेत्र। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का यह एक भाग है, जिसका विस्तार ओडिशा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला तथा आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। दक्कन का पठार,
हाँ, दक्कन ये जो क्वेश्चन है दक्कन का पठार वाला ये ज़्यादा करके इसमें आरएस में भी पूछा जाता है और यूपीएससी में भी पूछा जाता है, दोनों में पूछा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानों की उत्पत्ति है वो लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के अंदर हुई थी, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पहले ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था, ये भी मैंने आपको बताया है। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन पठार का निर्माण हुआ। दक्कन पठार का जो सारा पत्थर है वो सारा ज्वालामुखी का ही है, मतलब ज्वालामुखी से ही इसका पूरा निर्माण हुआ दक्कन के पठार का। हाँ, इसी काल में दक्कन में पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेलों, मतलब अगर ज्वालामुखी होगा तो लावा तो शेलों का निकलेगा बाहर। अगर लावा बाहर निकलेगा तो जो बाहर के शैल बनेंगे, मतलब जो बाहर पत्थर बनेगा या पहाड़ बनेंगे, पठार बनेंगे, वो सारे उस लावा के पत्थर से ही बनेंगे। का निर्माण हुआ। अग्नि शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिससे अपर्दन का मतलब कि वो कटी छटी। अग्नि जो शैलें थी वो जब लावा से वो बनी बाहर लावा निकला और उससे पत्थर बना तो सर्दी गर्मी वर्षा तापमान की वजह से वो कटी छटी और उनमें परिवर्तन हुआ, जिसके काली मृदा का निर्माण हुआ। काली मृदा का जो निर्माण है वो महाराष्ट्र वगैरह में इसी की वजह से है। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अधिकांश भाग पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुपातित गहराई 2134 वर्ग मीटर है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई कम है। किसके और पूर्व और उत्तर की सर्व इसकी गहराई कम है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी, महाबलेश्वरम सह्याद्री की प्रमुख चोटी। किस तरह पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ियां, महाबलेश्वरम और सह्याद्री की चोटी है इसके पश्चिम के हिस्से में। कृष्णा नदी निकलती है, इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। कौन से भाग को? पूर्वी भाग को। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कर्नाटक पठार भी बोलते हैं इसको और धारवाड़ का पठार भी बोलते हैं इसको। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की और बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं ये कर्नाटक के अंदर है। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिम में सिरे क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित हैं। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे क्रमशः, जो पूर्वी और पश्चिमी सिरे है ना, वो पूर्वी और पश्चिमी घाट के रूप में वहां स्थित हैं। किसके? दक्कन का जो जो पठार है, दक्षिण के जो पठार है उनकी पूर्वी और पश्चिमी हिस्से है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं वो क्या कहते हैं, ये है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के रूप में स्थित है। पूर्वी घाट, ये घाट हम पढ़ेंगे। हाँ, तो ये यहाँ तक हो गया प्रायद्वीपीय भारत का, हमने इसके अंदर पढ़ लिया। अब आ गया घाट। हाँ, तो अभी आज का मैं यही खत्म करती हूँ। बाकी जो घाट बचे हैं और जो तटीय प्रदेश पड़े बचे हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पूरे करेंगे। और मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप बार बार पूछो, एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ ना, उसमें से अगर आपके पेपर में कुछ भी आता है वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़े वो ये बोले कि मैडम आपने ये क्वेश्चन पढ़ाया था और इसमें मैं करके आया हूँ, बस मैं ये सुनना चाहती हूँ। जो मैं नहीं पढ़ाऊँ उसमें से अगर आप छूटो तो ठीक है, मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो आप पढ़ते भी कहाँ से? उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से मैं ये चाहती हूँ कि आप उसमें से सारे क्वेश्चन करके आएँ, क्योंकि मैं भी इधर मेहनत कर रही हूँ कि 3-3 तरीके से पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, फिर मैपिंग के थ्रू समझाती हूँ, फिर कंटेंट देकर समझाती हूँ, 3 तरीके से समझा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो आप लोग भी अपना 100% दो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, आपका अपना टाइम जा रहा है, कीमती की ज़िंदगी आप इसमें टाइम लगा रहे हो, तो इसका आउटकम बहुत अच्छा आना चाहिए। तो प्लीज़ आप फ़ोकस्ड करके पढ़िए। नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से पूरी-पूरी आपको समझाने की। ओके, थैंक यू।